करंट की वजह से इसके लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। यहाँ जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी अगर मैग्नेट को मूव नहीं कराओगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कॉइल से हम लोग यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, चाहे बल्ब हो चाहे कोई गैल्वेनोमीटर हो, ठीक है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म आईसीएससी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ट्रिपल एस आर्मी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस माइंड मैप के सेशन में। बेटा इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और काफी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो आइए हम लोग इस डिस्कशन को सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग ओर्स्टेड साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर समझेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ट्रांसफार्मर, आपका मोटर, जनरेटर, इन सारी चीजों को हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। राइट, तो सभी लोग फटाफट पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो। अब बताइए सर, ओर्स्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो बेटा, ओर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिंपल ये बताया कि अगर ये कोई भी एक वायर है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दैट मींस अगर करंट की वैल्यू जीरो है तो इस वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी जीरो होती है। ये बात इनको कैसे पता चला? इसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। अगर इस वायर के आसपास बेटा आप मैग्नेटिक कंपास या नीडल लाओगे तो उस मैग्नेटिक कंपास या नीडल में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर इसी वायर में हम लोग मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दें, अब इसके आसपास आप कोई भी मैग्नेटिक कंपास या नीडल लाओगे तो इस नीडल में बेटा कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा। अगर ये कांटा कुछ इधर उधर मूव हो रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि अगर करंट फ्लो होता है वायर के आसपास तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी उसके आसपास होता है। जैसे जैसे तुम वायर से दूर जाते हो ये जो डिफ्लेक्शन है बेटा वो कंपैरेटिवली कम होता है और वायर से काफी ज्यादा दूर जाने पर ये डिफ्लेक्शन फिर से गायब हो जाता है। इसका मतलब किसी भी करंट कैरिंग वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कमजोर होने लगती है और बहुत दूर जाने पर वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है। यहीं पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दूं, अगर करंट की डायरेक्शन को पलट दिया जाएगा तो ये जो डिफ्लेक्शन है बेटा, इस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी जस्ट पलट जाने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे यही डिफ्लेक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये जो मैग्नेटिक नीडल या जो मैग्नेटिक कंपास है, ये कंपास आपने कहाँ रखा है। वायर के ऊपर रखोगे बेटा तो इसका डिफ्लेक्शन अलग होगा, वायर के पीछे की तरफ रखोगे तो इसका डिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी ये डिपेंडेंट होता है। कोई भी जो मैग्नेटिक कंपास या नीडल होता है, ये मैग्नेटिक कंपास या नीडल की बात करें तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा साउथ होता है। तो ये नॉर्थ कौन सा है? ये आपका ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये कोई भी मैग्नेटिक कंपास या नीडल। ठीक है, तो इसका नाम क्या है आप लोग नोट कर सकते हैं, इट इज मैग्नेटिक कंपास और नीडल। राइट, तो ओर्स्टेड साहब ने सिंपली हमको यही बताया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। राइट, ये ओर्स्टेड साहब का मेन एक्सपेरिमेंट था। जैसे जैसे वायर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कमजोर होने लगती है, यानी कि वीक होने लगती है। राइट, फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो बेटा, अगर कोई भी इस तरीके का एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर के आसपास अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है बेटा, वायर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो उस डायरेक्शन में थंब को करो और फिंगर्स जैसे घूम रही हैं, इधर देखो फिंगर अंदर जा रही है, इधर की तरफ से फिंगर बाहर आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, इधर की तरफ बाहर आ रही हैं। अंदर वाली डायरेक्शन को बेटा क्रॉस से डिनोट किया जाता है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, और बाहर वाली डायरेक्शन को डॉट से डिनोट किया जाता है, मतलब वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से अंदर जा रही हैं, उधर से घूम करके इधर से बाहर आ रही हैं। कुछ इस तरीके की सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखेंगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। ऐसे थोड़ा और दूर बढ़ोगे तो वहां पर भी इस तरीके का एक लूप मिल जाएगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ। इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे जैसे हम लोग इस वायर से दूर जाते जाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है बेटा वो कमजोर होता जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, ये दोनों को अगर कंबाइन किया जाएगा तो बेटा इसका एक फॉर्मूला बनता है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
आई डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ठीक है, ये सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कहां से आया? ये जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, और मैं आपको म्यू नॉट की अगर वैल्यू बताऊं तो वो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के बराबर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करोगे तो दैट विल बिकम 2 इंटू 10⁻⁻7 के बराबर, राइट। यानी म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है। म्यू नॉट क्या है, एक हिसाब से समझो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। हालांकि इस म्यू नॉट का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। वैक्यूम की परमिएबिलिटी इसका मतलब होता है। परमिएबिलिटी का मतलब कि वैक्यूम में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं तो उनको क्या रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम ये म्यू नॉट करता है, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। हालांकि आपके सिलेबस में केवल इतनी चीजें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला नहीं भी पता होगा बेटा तो चलेगा। यहां पर यही चीज आपको दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो इधर है वो अंदर की तरफ है, इधर से बाहर की तरफ है, फिर अंदर की तरफ है, फिर बाहर की तरफ है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर सर बाकी सारा तामझाम क्या है? बाकी डायग्राम में बेटा ये दिखा रहे हैं कि अगर इस वायर में तुम्हें करंट फ्लो कराना है तो एक्चुअलिटी में कैसे करंट फ्लो करोगे? भाई करंट को फ्लो करने के लिए हमें इस वायर में कोई ना कोई सेल या बैटरी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो अगर आप इसमें इस डायरेक्शन से करंट भेजना चाहते हो तो यहां पर बेटा इस तरीके से कोई ना कोई आप सेल या बैटरी कनेक्ट करोगे, कोई ना कोई इस तरीके का स्विच कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये सेल या बैटरी क्या करता है, हमेशा एक कांस्टेंट करंट देता है। यहां से एक कांस्टेंट करंट निकलेगा, वही करंट ऐसे होते हुए वापस चला जाएगा, राइट। लेकिन अगर तुम चाहते हो नहीं सर हम करंट को चेंज भी करना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए तुमको इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिसका नाम रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो आप क्या करोगे, आप यहीं पर एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। रियोस्टेट का सिंबल ऐसा होता है, इस तरीके का रेजिस्टेंस होता है, और इसको यहां से लाके ऐसे कहीं आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जितना पास में कनेक्ट करोगे, देखो अब केवल इतना ही रेजिस्टेंस कंसीडर होगा, यानी कम रेजिस्टेंस। इसको यहीं पे कनेक्ट करोगे तो ये पूरा रेजिस्टेंस कंसीडर्ड होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई साहब करंट कम हो जाएगा। ये सारी चीजें बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा तामझाम है ये सिर्फ और सिर्फ आपको करंट प्रोवाइड कराने के लिए बाकी का सर्किट है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अगर मान लो कोई भी इस तरीके का बेटा एक करंट कैरिंग लूप होता है, तो इस लूप के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अगर इस लूप में हम लोग करंट फ्लो करा दें और वो करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा हो, तो इसके सेंटर पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, देखो वो अंदर की तरफ। करंट भाई ऊपर की तरफ है तो थंब देखो करंट की डायरेक्शन में, फिंगर अंदर की तरफ, यानी कि इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा वो अंदर की तरफ है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं तुम्हें वैल्यू बताऊं तो दैट इज म्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दैट लूप, ठीक है। पिछली बार जो आर था बेटा, वो आर क्या होता था, डिस्टेंस था। ये जो आर था इट वाज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, ये डिस्टेंस था। इस वाले पॉइंट के लिए यही आर बढ़ गया था, ठीक है। इस बार लेकिन क्या है कि इट इज रेडियस ऑफ दैट लूप। ये इस लूप का क्या है, रेडियस है। और रेडियस तो आपको पता है, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो रेडियस वही होगा, यहां देखो रेडियस वही होगा। तो ये रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि इस करंट की वजह से इसके लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। करंट को बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। रेडियस के लूप को मतलब लूप के रेडियस को अगर कम करोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो ये इसका नेचर होता है। फिलहाल अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो देखो ये क्या है, ये एक तरीके से इतना पार्ट अगर देखो तो वायर ही तो है। यहां पर करंट घूमकर इधर आ रहा है तो ये क्या है, ये वायर ही तो है ना। यानी कि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न अगर पूछे तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो भाई। अगर ये वायर है इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से इस तरीके के सर्कुलर लूप्स होते हैं, सर्कुलर लूप्स। ऐसे ही यहां पूछेंगे तो यहां भी बेटा इस तरीके के सर्कुलर लूप्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ोगे यही ऐसे होने लगेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ये बात ध्यान रखना। तो कहीं भी इंटरसेक्ट करता हुआ मत दिखाना। एकदम सेंटर पे जब पहुंचोगे तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप चेक करिए, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर्कुलर पैटर्न है। जैसे जैसे सेंटर की तरफ पहुंच रहे हैं वो एकदम स्ट्रेट हो गया है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो सेंटर पर काफी जो है आप देखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करो अंदर की तरफ है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड काफी हद तक यूनिफॉर्म होने लगती है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर देखने को मिलता है।
राइट। और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ऐसे ही सभी में है। बिल्कुल इसकी वजह से भी देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है, और इधर बाकी सब में देखोगे तो बाहर की तरफ है। इस तरीके से बेटा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न यहाँ पर होता है। ठीक है, वही सेम पैटर्न यहाँ पर दिखाया गया है। बाकी सारा तामझाम सर नीचे क्या है कि भाई इस लूप में करंट भेजोगे कैसे। इस लूप में करंट को भेजने के लिए वही रियोस्टेट जोड़ेंगे, कोई भी सेल या बैटरी जोड़ेंगे, की जोड़ेंगे, और उसको इधर से ला करके कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का एक डायग्राम आपको शो किया गया है कि इस लूप में अगर हम करंट को चेंज करा सकते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे मिलेगी बेटा, उस मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज किया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई भी ऐसा मैग्नेट होता है जिसमें हम करंट को फ्लो करा करके मैग्नेटिज्म को जनरेट कराते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सबसे पहली बात, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है बेटा, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैं आपको बताऊं वो स्टील का बना होता है, क्योंकि स्टील एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक बार अगर मैग्नेटिज्म आ गया तो काफी समय तक मैग्नेटिज्म बना रहता है। यानी कि स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है बेटा वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिटेंटिविटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, मेड बाय पासिंग करंट इन अ कॉइल वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ द सॉफ्ट आयरन। सर ये सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की वजह से जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इट एनहेंसेस मैग्नेटिज्म टू ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स। तो इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो ऑब्वियस है मैन मेड मैग्नेट है। और दो तरीके के बेटा मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, आई शेप का और यू शेप का। ठीक है, बार मैग्नेट कह लो, हॉर्सशू मैग्नेट कह लो। तो ये सबसे पहला आई शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जिसको आप सोलेनॉइड के नाम से भी जानते हो। जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? इसी को हम लोग बेटा सोलेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो सोलेनॉइड में क्या करना होता है हमको? चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर ले लीजिए, उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दीजिए। तो जनरली ये जो पीक्यू आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। इट इज सॉफ्ट आयरन कोर। और इसी सॉफ्ट आयरन कोर पर हम क्या कर रहे हैं? जो वायर हमारा आ रहा है उसी वायर को हम लोग ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं। जैसे जैसे आप वायर इसमें लपेटोगे, ढेर सारे वायर लपेटोगे, इधर से आकर के बैटरी जोड़ा, रियोस्टेट जोड़ा, एमीटर लगा दिया ताकि करंट वरेंट नाप सकें हम लोग, करंट को वेरी कर सकें रियोस्टेट के थ्रू हम लोग, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा? इधर से बेटा करंट आएगा और वो करंट यहाँ पर घूमते हुए ऐसे जा रहा होगा। जब करंट घूमते हुए जाता है, आपको भी पता है कि अगर करंट इस तरीके से घूमता है तो अपने सेंटर पर वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यही करंट जब बार 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 ऐसे ऐसे घूमेगा तो अपने सेंटर पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो ये जो सोलेनॉइड होता है इसके सेंटर पर यहाँ काफी अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैं आपको बताऊं वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया जाता है। इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर वैल्यू भी बता दूं तो उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट एन इंटू आई के बराबर। जहां पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम है। ठीक है, और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये बात ध्यान रखना, स्मॉल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड की लेंथ को हम लोग बेटा एल मान लें तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और आई का मतलब करंट होता है। हालांकि अगर तुमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लिया है तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं आपको बताऊं ये 1000 गुने के लगभग बढ़ जाता है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूले में अगर आपको बताऊं पूरी बात डिटेल में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाती है। सर ये म्यू आर क्या है? म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन। किसी भी सॉफ्ट आयरन की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है लगभग 1000 गुने से ज्यादा होती है। एक्चुअली इस म्यू आर का मल्टीप्लाई हो गया इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लगभग 1000 गुना बढ़ गया है बेटा। ठीक है, अगर तुम इसको परमानेंट बनाना चाहते हो तो तुम स्टील का यूज कर लेना। तो स्टील में ये रिटेंटिविटी काफी ज्यादा हो जाएगी, तो एक बार मैग्नेटिज्म अगर आ गया तो काफी समय तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म जो है वो बना रहेगा, राइट। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। आयरन के लिए इसकी जो वैल्यू है क्लास 12th में जब आप लोग आएंगे तो इसकी वैल्यू आपको दिया जाएगा, बाकी 10th के सिलेबस में नहीं है, राइट। फिर एक यहां पर बेटा रूल होता है जिस रूल का नाम होता है क्लॉक फेस रूल। कोई भी क्लॉक फेस रूल जो होता है वो कोई भी क्लॉक फेस रूल जो होता है वो ये बताता है कि अगर कोई भी एक साइड से हमने देखा, मान लो हम इधर से देख रहे हैं और हमको लगा कि भैया करंट तो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, सर क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर करंट तुम्हें क्लॉकवाइज लग रहा है बेटा, इसका मतलब करंट जो है वो साउथ पोल की तरह, ये वाला जो लूप है वो साउथ पोल की तरफ इधर से देखने पर बिहेव कर रहा है। और अगर एक तरफ से साउथ होता है बेटा तो दूसरी तरफ से 100% नॉर्थ होता है, क्योंकि अगर इधर से करंट देखने पर क्लॉकवाइज है
तो 100% इधर से देखने पर वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, राइट। तो साउथ पोल या नॉर्थ पोल, यानी कि कोई भी जो सोलेनॉइड होता है उसकी पोलरिटी को डिसाइड करते हैं हम लोग क्लॉक फेस रूल से। अगर इधर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरे लिए साउथ पोल होगा, और मेरे लिए साउथ पोल है तो उधर से तुम जब देखोगे तो तुमको नॉर्थ पोल दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे मैं अपने हाथ को देखो अभी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, लेकिन तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, राइट। तो मेरी तरफ से देखने पर ये साउथ पोल है और तुम्हारी तरफ से देखने पर नॉर्थ पोल है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा ये कोई भी एक मैग्नेट होता है, तो देखो लिखा भी है कि ये सॉफ्ट आयरन का बार है, राइट। सॉफ्ट आयरन का ये जो परमेबिलिटी है ये मोर देन 1000 होता है, 1000 से भी ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिज्म काफी ज्यादा स्ट्रांग मिलता है। इसके बाद बेटा हॉर्सशू यू शेप का मैग्नेट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही सॉफ्ट आयरन का एक यू शेप का इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं यू शेप का, और इसमें क्या करेंगे, वही सेल बैटरी सारी चीजें जोड़ेंगे। इधर से जो तार आएगा बस ध्यान ये रखना है कि तार ऊपर से निकला है, ऐसे 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 घूम रहा है, और इधर से जब तार लाए तो उसको पीछे की तरफ से लेगा और उसको उल्टा ऐसे ऐसे घुमाया। मतलब ये ध्यान दिया जाता है कि अगर इधर वाले साइड में अगर वायर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है नीचे से देखने पर, तो इधर वाले में एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान दिया जाता है, दोनों में सेम सेंस में हम वायर को नहीं घुमाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर इधर से देखने पर वायर हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे वाला पोल कौन सा होगा, हमारा साउथ पोल होगा, और इधर से आने पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला पोल हमारा नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको साउथ और इसको नॉर्थ लिखा है। इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग क्रिएट होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस रीजन में अगर कोई वायर वगैरह रखा जाए, कोई 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 लोहे की चीज रखी जाए, स्टील की चीज रखी जाए, तो ये उसको काफी तेजी से अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करता है। लोहे की चीजों को जनरली आयरन, निकल और कोबाल्ट की चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आयरन, निकल और कोबाल्ट की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके का ये जो मैग्नेट होता है इसी को हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें वही बात कहा है, परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं जनरली वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स होते हैं। सिंस इट इज नॉट स्ट्रांग इनफ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, इनके अंदर जो भी मैग्नेटिज्म है बेटा वो परमानेंट है, क्योंकि इनका शेप भी बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। भाई अर्थ से मिलते हैं, हमको खोद करके अर्थ निकाला जाता है, तो वो रैंडम इधर उधर टेढ़े मेढ़े शेप के होते हैं। अब हमको किसी डिवाइस में एक डेफिनेट शेप का मैग्नेट चाहिए, है ना, लेकिन ये जो मिला वो तो टेढ़ा मेढ़ा मैग्नेट है। तो इसी वजह से ये परमानेंट मैग्नेट्स को ज्यादा ना यूज करके हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल टू यूज, एज वेल एज उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मीटर्स, दैट इज गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड इन द मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो। अभी जो मैग्नेटिक कंपास मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक नीडल बताया था, उसमें यूज कर रहे हो। गैल्वेनोमीटर बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इट डिटेक्ट द करंट प्रेजेंस, करंट है या नहीं है, ठीक है। कितना करंट है ये नापने का काम कितना है, किसका है, एमीटर का है। कितना वोल्टेज है, वोल्ट मीटर का काम है, राइट। लेकिन गैल्वेनोमीटर का काम है करंट है या नहीं है इसको चेक करना। इसी गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा जब जुगाड़ किया जाता है तो वो एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, इसी में थोड़ा जुगाड़ करते हैं तो वो वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो गैल्वेनोमीटर इज द ओरिजिनल थिंग, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा मैग्नेटिज्म में फोर्स के केवल और केवल दो कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इफ चार्ज इज इन मोशन, इफ चार्ज is in if charge is in motion in magnetic field, if charge is in motion in magnetic field, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास कोई चार्ज रखा हुआ है, ये कोई चार्ज है, इट इज लेट अस सपोज क्यू चार्ज, और वो क्यू चार्ज लेट अस सपोज इधर की तरफ जा रहा है किसी v वेलोसिटी से, ठीक है। अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ये था और चार्ज v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर जा रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इस चार्ज पर जो फोर्स लगता है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। यानी अगर कोई भी चार्ज हमारा मोशन में होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है बेटा तो इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सीसीसी मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड,
कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो भी बेटा हम लोग मान सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स लगता है। मान क्या सकते हैं, मतलब लगता ही है। तो ये रहा मान लो मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम सबको ये बात पता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जा रहा है तो बेटा करंट भी इधर ही मान सकते हैं हम लोग। तो लेट अस सपोज एक वायर रखा हुआ है और इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। इस वायर की जो लेंथ है वो लेट अस सपोज कितने के बराबर है, एल के बराबर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना एंगल बना रहा है ये भी हमें पता है, थीटा के बराबर, इसका लेंथ भी हमें पता है। अब अगर यहां पर कहा जाएगा तो फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला है बेटा आई एल बी साइन थीटा के बराबर, यानी फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, राइट। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है बेटा तो भी फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा के बराबर। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो भी फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। फोर्स का यही दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं। यहां पर एक बात आपको बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी कि अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, इफ दिस थीटा एंगल इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा 0 या 180 के बराबर हो जाएगा तो यही फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, चाहे चार्ज मोशन में हो चाहे करंट फ्लो हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि साइन 0 साइन 180 दोनों ही बेटा 0 होता है। अब यहां पर सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल होता है, जिसमें ये जो पहला फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो फिंगर है वो हमारा करंट रिप्रेजेंट करता है, और ये जो थंब है ये मोशन यानी कि फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दैट कंडक्टर। फिर बात आई किसी भी सिंपल डीसी मीटर में सर क्या होता है, मोटर में क्या होता है। बेटा कोई भी मोटर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज शो किया गया है कि एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लोग एक कॉइल रखेंगे। इस कॉइल में करंट फ्लो कराने के लिए उसमें हम लोग एक बैटरी या इस तरीके से हम लोग सेल को कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी या सेल क्या करेगा, इधर से करंट भेजेगा कार्बन ब्रशेस के थ्रू, और ये स्प्लिट रिंग्स के थ्रू हम लोग कनेक्शन बनाते हैं इस कॉइल के साथ। जैसे ही करंट इस कॉइल में पहुंचना शुरू करता है इसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, वो टॉर्क उसको घुमाने की कोशिश करता है। तो किसी भी मोटर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कॉइल जो है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। तो किसी भी मोटर में, जैसे कि फैन में देखो, वॉशिंग मशीन में देखो, कोई भी मोटर में आप उठा के देखो, जैसे ही करंट फ्लो होता है वो घूमना शुरू कर देता है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहां पर यही है। सर जब वो घूमना शुरू करता है तो कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं आपको बता दूं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर, जहां पे एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ये जो कॉइल है अगर केवल एक बार ऐसे केवल तार घूम के गया है तो एन की वैल्यू 1 है। अगर यहीं पर आपने कॉइल को बहुत ज्यादा बार घुमा दिया है, तार को, वायर को कई बार घुमा दिया है, तो वहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाते हैं। आई क्या है, करंट जो फ्लो हो रहा है, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। अगर रेक्टेंगुलर कॉइल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, सर्कुलर कॉइल है बेटा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा जो होता है वो एंगल होता है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। जो डायग्राम यहां बनाया गया बेटा, इस कंडीशन में जो थीटा होता है ये थीटा हमेशा 90 ले लेते हैं। तो अपनी आसानी के लिए आप मान सकते हो कि टॉर्क का फॉर्मूला सीधे सीधे एन आई ए बी के बराबर होता है, जो आपके लेवल पे क्लास 10th के लेवल पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जब ये घूमता है बेटा तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब करंट फ्लो कराते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी भी मोटर की कंडीशंस को यहाँ पे बता रहे हैं। देखो मैग्नेट कॉइल्स के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये देखो इस तरीके का एक कॉइल रखा हुआ है, तो क्या होगा, अगर तुमने यहाँ से करंट भेजा और वो करंट ऐसे होते हुए वापस लौट करके आ रहा है, यानी करंट ए से बी जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। तो इस ए बी वाली साइड पर बेटा अगर हम लोग देखें तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देख लो, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। करंट जो है ये दिखाता है करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ होगा बेटा तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, तो ये फोर्स अंदर की तरफ है, ये बात ध्यान रखना, ये फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये वाला फोर्स बाहर की तरफ होगा। इस पे फोर्स अंदर लग रहा है, इस पे फोर्स बाहर लग रहा है, यही कारण है कि अगर ऐसा कॉइल है, इस पे फोर्स अंदर लगाओगे, इस पे फोर्स बाहर लगाओगे, तो ये ऐसे 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 घूमेगा,
ठीक है। जब ये 90 डिग्री पर हुआ तो वो ये वाला डायग्राम है, और घूमा जब वो ऐसे हुआ तो ये डायग्राम है, और घूमा जब वो ऐसे हुआ तो ये डायग्राम है। यानी कि ये आपको 4 डायग्राम्स यहाँ पर शो किए गए हैं, जिसमें पहले वो कॉइल ऐसा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे पहुंचा, फिर घूमते घूमते ऐसे हुआ, फिर घूमते घूमते ऐसे हुआ, राइट। यहां पर आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन ब्रशेस हैं वो इस स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में है। ये कार्बन ब्रश के थ्रू ही करंट स्प्लिट रिंग में पहुंचता है और फिर वो आगे जाता है, राइट। अब यहां पर क्या है कि अभी ये ऐसे था, जब ये ऐसे होगा, जब ये ऐसे इस कंडीशन में जब ये कॉइल पहुंचेगा तो ये स्प्लिट रिंग का आप देखो ये कार्बन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। जब ये कांटेक्ट में ही नहीं है तो यहां करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है, यानी इस पर्टिकुलर मूवमेंट पर अगर मैं देखूं तो करंट भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। लेकिन सर फिर भी क्यों घूम जाता है? वो इस वजह से घूम जाता है क्योंकि जब एक बार कोई कॉइल ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर रहा है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, आपको भी पता है कि अगर एक बार एक बॉडी मोशन में आ जाती है तो वो बॉडी कभी भी रुकना नहीं चाहती जब तक उसको कोई रोके ना, है ना। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एक बार ये घूमना शुरू करती है तो इनर्शिया की वजह से घूम जाती है, ठीक है। तो इनर्शिया की वजह से इस कंडीशन में टॉर्क वॉर्क नहीं है, करंट भी नहीं है, फिर भी वो आगे की तरफ घूम जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन आती है, जैसे ही ये स्प्लिट रिंग और ये जो ब्रशेस हैं वापस कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिर से करंट फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है। और उस कंडीशन में वहां देखो फिर से करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, बट इनर्शिया की वजह से घूम जाती है मोटर। तो ये मोटर का बेटा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इन फोर्सेस का डायरेक्शन भी वहां पर आप चेक करोगे तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। यहाँ ए से बी देखो ऐसा है, ठीक है, ऐसा रखा हुआ था, ए से बी जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको ऐसे ऐसे घूमोगे तो ये जो ए बी इधर था वो ए बी देखो उधर पहुंच जाएगा, जो स्प्लिट रिंग इधर की तरफ है वो स्प्लिट रिंग चेक करो उधर की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग भी अपनी जगह पर ऐसे 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 रोटेट होता रहता है। इस बात को ध्यान से सब लोग जो है समझ लें और इन डायग्राम्स को कम से कम 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लें अपनी कॉपी पर बनाकर, ठीक है। यहां पर अब आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। सर स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो व्हेनेवर द कॉइल पासेस फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल हैज टू बी रिवर्स्ड। करंट का डायरेक्शन जो है वो कॉइल में रिवर्स होने वाला है, so that the coil continues to rotate in the same direction. This is achieved by the two split parts S1 and S2 of the conducting ring, which reverses the direction of the current in the coil. यानी कि इसका मेन काम क्या हो गया? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट कॉइल। तो इसी को स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कहते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन मोटर, तो ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो मैकेनिकल एनर्जी में यहां पर कन्वर्ट हो रही है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है बेटा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना पड़ेगा कि सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स आखिर में क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीजों को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मान लो हम लोगों ने ये एक एरिया ले लिया, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है इस तरीके का, ठीक है, ऐसा एरिया रखा हुआ है, इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं बना रहा हूं, तो आप भी कहेंगे कि सर आपने 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं, लेकिन 5 में से 1 2 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही हैं। सो नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। अब बात ये आई कि सर एरिया का डायरेक्शन क्या होता है। अगर बेटा कोई भी कॉइल ऐसे रखा है, कोई भी लूप ऐसे रखा है, तो इसका जो एरिया होता है वो हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होता है। तो ये एरिया का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसको फाई बी से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? बी ए कॉस थीटा के बराबर, जहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है और थीटा उनके बीच का एंगल है। फिलहाल इस डायग्राम में वो जो एंगल है बेटा वो 0 डिग्री के बराबर दिख रहा है। थीटा इज 0 डिग्री, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्स पास हो रहा है बेटा वो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर कॉइल को ऐसे कर देता, जरा सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर जो कॉइल हम लोग रखें उस कॉइल को हम लोग ऐसे रख दें, ये कॉइल रख दिया जाए।
अगर कॉइल को आपने ऐसे रख दिया है तो इस बार इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, एरिया उसके परपेंडिकुलर हो गया, थीटा यहां पर क्या होगा 90 होगा। थीटा के 90 होने का मतलब है इस बार इस वाले एरिया से, इस कॉइल से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो ये बनेगा बी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, ये हम सबको पता है। यानी इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो दिस इज मिनिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस। यानी जैसे जैसे इस एरिया को आप ऐसे ऐसे घुमाते जाओगे, जो फ्लक्स है वो भी चेंज होता रहेगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लूप घूम रहा है तो भी वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में 3 चीजें आती हैं, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया और तीसरा एंगल। अगर एंगल को भी बेटा चेंज कर रहे हो तो भी वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, राइट। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कुछ भी करके आप इस मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज लाएं, ठीक है, इफ डेल्टा फाई बी मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज हो रहा है तो बेटा वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हुआ, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी कॉइल इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली देन देयर विल बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर वो कॉइल क्लोज्ड है, अगर वो सर्किट क्लोज्ड है, इफ क्लोज्ड, अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो बेटा वहां पर कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड करंट भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहां पर इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो हो जाएगा। तो इफ देयर इज कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देयर मस्ट बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देयर मस्ट बी सम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया था एक्चुअली फैराडे साहब ने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बेसिकली किसने एक्सप्लेन किया है बेटा, फैराडे साहब ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ एक जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो साइंटिस्ट जिन्होंने डायरेक्शन के बारे में बात किया वो लेंज लॉ था, राइट। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए बेटा 2 नियम इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला है फैराडे साहब का नियम और दूसरा है लेंज साहब का नियम। अब फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया इस चीज को देखो, उन्होंने ये देखा कि अगर कोई भी एक सोलेनॉइड है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल में उसकी तरफ लेकर आ रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ पोल को स्टेशनरी रख रहा हूं, जैसे ये पहला डायग्राम है कि अगर ये मूव नहीं कर रहा है मैग्नेट, तो उन्होंने देखा कि भाई यहां जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी अगर मैग्नेट को मूव नहीं कराओगे तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास में लाते हो तो उन्होंने देखा कि यार यहां करंट फ्लो होने लगा, और करंट भी कैसा फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगा तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला एंड तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि अगर नॉर्थ पोल मैग्नेट का पास में आ रहा है तो ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने आगे देखा कि भाई अगर मैं यहीं पे लाके मैग्नेट को रोक दूं तो फिर से करंट जो है गायब हो जाता है खड़ाक से। यानी उनको ये समझ में आया कि सारा खेल इस मैग्नेट के मोशन का है, मैग्नेट मूव कराते रहोगे तो कुछ ना कुछ करंट यहाँ पे बना रहेगा। फिर उन्होंने सोचा लाओ जरा इस मैग्नेट को दूर ले जाते हैं, जैसे ही वो दूर लेके गए फिर से उन्होंने देखा करंट आ गया, लेकिन इस बार जो करंट आया है वो पहले के जस्ट अपोजिट आया है। पहले करंट देखो एंटी क्लॉकवाइज आया था, अभी जो करंट आया वो क्लॉकवाइज आया। यानी उन्होंने देखा कि जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो ये साउथ की तरह बिहेव करने लग गया भाई साहब। यानी कि इनको ये समझ में आया कि यार ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये हमेशा नमक हराम टाइप का है, कि अगर मैं इसको पास में लाऊंगा नॉर्थ पोल तो ये रिपेल करेगा, जब मैं दूर ले जाऊंगा नॉर्थ पोल तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी ये हमेशा प्रोसेस का अपोज करेगा। तो इन्होंने लेंज साहब ने इस बारे में देखा, ऑब्जर्व किया, और लेंज ने ये कहा कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही होता है जो होने वाले कॉज का अपोज करता है। कॉज क्या है सर, नॉर्थ पोल का पास में आना। नॉर्थ पोल पास में आएगा तो ये इस कॉज का अपोज करेगा, अपोज करने के लिए ही ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। नॉर्थ की तरह जब बिहेव करता है तो रिपेल करने लगता है, जब ये दूर जाने लगता है तो फिर से प्रोसेस का अपोज कर रहा है कि भैया दूर क्यों जा रहा है, हम पास बुलाएंगे। पास बुलाने के लिए साउथ की तरह जो है बिहेव करता है, राइट। यानी कि जब नॉर्थ दूर जाने लगेगा तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, उसको वापस अपनी तरफ बुलाएगा, और जब पास आने लगेगा तो फिर से रिपेल करना शुरू कर देता है। यानी हमेशा प्रोसेस का बेटा क्या करता है, अपोज करता है। अब यहां पर फैराडे साहब के नियम को जरा समझिएगा। फैराडे ने अपने नियम में सबसे
पहले नियम में ये बताया, whenever there is change in magnetic flux, यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है linked with a coil, EMF is induced, वहां पर EMF इंड्यूस होता है, and EMF induced last so long as there is a change in the magnetic flux. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है तब तक, है ना, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आता रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ जो आ रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। यानी ईएमएफ का सारा जो खेल है वो इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से है। फिर यहां पर अगला पॉइंट बेटा एक और आता है। अगला पॉइंट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। इन्होंने कहा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है भैया, ये डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, डेल्टा टी से डिवाइड होने का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, फिर बाद में हमारे लेंज साहब आए। ठीक है, लेंज साहब आए और लेंज साहब ने ये कहा कि भाई साहब, the direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the cause that produce it, यानी कि ये उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके फॉर्मूले में एक माइनस भी आना चाहिए। तो फॉर्मूला होना चाहिए नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगा कि हम उसको घटा दें, जब वो घटने लगेगा तो वो चाहेगा हम उसको बढ़ा दें, यानी वो हमेशा फेनोमेना का प्रोसेस का अपोज करता है। अगली बात, ये जो लेंज लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड होता है। इट शोज दैट द मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मैग्नेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू व्हिच द करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड। इन्होंने कहा कि भाई अगर मैग्नेट सोलेनॉइड की तरफ आता है तो मैग्नेट को यहां तक लाने के लिए भी तो वर्क करना पड़ रहा है, तो वो जो वर्क हुआ है वही वर्क यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है। यानी कि लेंज लॉ कहीं से भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं करता है। इन्होंने कहा कि भैया ये जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। उसके बाद सर डायरेक्शन कैसे पता चलेगा इंड्यूस्ड करंट का? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए बेटा फ्लेमिंग साहब का हमारा राइट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि भाई अगर पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखाए, थंब जो है मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाए, तब ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, जैसा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वैसा ही राइट हैंड रूल भी है, लेकिन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के काम में आता है और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को निकालने के काम में आता है। लैंग्वेज देख लेना, एज इट इज लैंग्वेज लिखना। अगर डायग्राम अच्छा बना सकते हो तो बनाना, नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग एसी जनरेटर के ऊपर। किसी भी एसी जनरेटर में सर क्या होता है? एसी जनरेटर इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मोटर। मोटर में क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में जा रही थी, इस बार मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में जा रही थी। पिछली बार मोटर में क्या कर रहे थे? हम करंट फ्लो करा के कॉइल को घुमा रहे थे, इस बार हम पहले कॉइल को घुमाएंगे तब उसमें करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या, जब तुम किसी भी कॉइल को बेटा घुमा रहे होगे तो कॉइल को घुमाने से उस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज हो रहा होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे चेंज हो रहा होगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। ठीक है, वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस जनरेटर वाले प्रोसेस में आने वाला है। सर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल। सर ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर या रोटेशनल स्पीड ऑफ द कॉइल। एंगुलर स्पीड ऑफ कॉइल, ये उस कॉइल का एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड ऑफ दैट कॉइल, राइट। सर ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी वो एंगल है जो एंगल वो कॉइल इस समय अभी बना रहा है, राइट। तो ये चीजें होती है बेटा यहाँ पर। और अगर इसी में मैं रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दूं तो ओम्स लॉ कहता है करंट बराबर ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस होता है, तो बन जाएगा ई नॉट, मतलब कि ये बन जाएगा एन बी ए ओमेगा बटे आर टाइम्स साइन ओमेगा टी, और इस पूरे को हम लोग बोल देते हैं मैक्सिमम करंट। तो करंट का फॉर्मूला हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। आई नॉट क्या है सर? आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट जो यहां पर प्रोड्यूस होने वाला है, तो इसको हम लोग मैक्सिमम करंट कह सकते हैं, इसको हम लोग करंट का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, इट इज करंट एम्पलीट्यूड ऑल्सो, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो सारी चीजें हैं इसको ई नॉट लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ई नॉट है इसको बेटा मैक्सिमम ईएमएफ कहा जा सकता है, या इसी को ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी कहा जा सकता है,
राइट। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर सारे फॉर्मूले निकल करके आते हैं। अब किसी भी एसी जनरेटर में आप देखो इसका वर्किंग क्या है। एसी जनरेटर का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, बस स्प्लिट रिंग की जगह यहाँ पर फुल रिंग होती है। इस बार ये भी पूरा रिंग है, ये वाला भी पूरा रिंग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहां पे स्प्लिट रिंग था, यहाँ पे स्लिप रिंग होता है। इसका नाम क्या है, इन रिंग्स का नाम क्या है, स्लिप रिंग्स। पिछली बार नाम क्या था, स्प्लिट रिंग्स, क्योंकि वो कटी हुई आधी आधी रिंग्स थी, वो ऐसी ऐसी रिंग्स थी आधी आधी। इस बार क्या है, ये पूरा रिंग है, ये भी पूरा रिंग है, तो इनका नाम होता है स्लिप रिंग। राइट। अब यहां पर क्या होगा कि जब आप इस कॉइल को यहां घुमाना शुरू करोगे, उसका फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ईएमएफ आएगा, करंट भी आएगा। वही करंट है जो यहां पर इसमें फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। राइट। तो देखो यहां करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें फिर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी इस वाले में क्यों नहीं हो रहा है, इस वाले में क्यों नहीं हो रहा है, वो आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर कनेक्शन नहीं है तो नहीं हो पाएगा। जैसे ही कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तुरंत करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा यहां पर शो किया जाता है। डायग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा मोटर का डायग्राम था। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये क्या चीज लिखा हुआ है बेटा, जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है, जहां पे एफ फ्रीक्वेंसी है। कुछ किताबों में इसी फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट किया जाता है, तो 2 पाई एन बन जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई बराबर ई नॉट साइन 2 पाई एन टी के बराबर। या करंट का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट साइन 2 पाई एन टी के बराबर। तो ये इस तरीके के करंट के फॉर्मूले, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कॉइल वी गेट वन साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, हेंस अल्टरनेटिंग करंट हैज द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी से तुम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ द कॉइल इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितनी बार तुम यहां घुमाते हो उसी तरीके का करंट भी यहां पर बेटा फ्लो होता है। जितनी फ्रीक्वेंसी उसके रोटेशन की होती है वही फ्रीक्वेंसी करंट की भी यहां पर होती है। यानी कि अगर इस फॉर्मूले में एन लिख के आ रहा है या एफ लिख के आ रहा है, इसका मतलब इतनी ही बार कॉइल को भी घुमाया गया था एक सेकंड में। राइट, ये मतलब बेटा यहां पर होता है। फिर आपसे कह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है, जिसको मैंने वहां ई नॉट लिखा था, वो मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट का फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया भी है, दैट इज एन बी ए ओमेगा के बराबर। यानी अगर आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स को बेटा बढ़ाते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो ईएमएफ बढ़ जाएगा। अगर आप एरिया को बढ़ाते हो तो भी बढ़ जाएगा। अगर आप स्पीड ऑफ रोटेशन यानी कि ओमेगा को बढ़ाते हो तो उससे भी आपका ये बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे बेटा तो भी जो ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा। ये चारों तरीके होते हैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के, इसको बढ़ाने के। अब यहां पे ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। देखो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं जिसमें किसी में कम वोल्टेज चाहिए तो किसी में ज्यादा वोल्टेज चाहिए। इसके लिए बेटा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जैसे टीवी है, टीवी में बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होता है यूज करने के लिए, लेकिन घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो लगभग 220 वोल्ट का वोल्टेज है। राइट, तो कहने का मतलब क्या है कि हमको इसके लिए ट्रांसफार्मर का रिक्वायरमेंट होता है। ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। सो इट डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग के घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज होती है, ये उसको चेंज नहीं करता है। तो अगर ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो इसका नाम क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर ये इसका उल्टा काम करता है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें वो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर कभी भी आपको उल्टा दिखाई पड़े, यानी कि हाई वोल्टेज को वो लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता हुआ दिख रहा हो, तो आप वहां पर सीधे सीधे बताना कि सर ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये तो सर स्टेप डाउन ट्रांस। अब देखो कोई भी जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा वो हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर बेस्ड होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना पर बेस्ड होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या करते हैं बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन में ये देखो कोई भी एक हमने सेल या बैटरी कनेक्ट किया है, ठीक है, फिर हमने एक रियोस्टेट भी कनेक्ट कर दिया है। अब यहां पर हमने एक कॉइल जोड़ा, ये हमारा सबसे पहला कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल का जो वायर आता है उसको रियोस्टेट में इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारा रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या करेगा, इस सर्किट में करंट को चेंज करने का, वेरी करने का काम करेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से जो भी करंट आएगा वही करंट हमारे इस कॉइल में ऐसे होते हुए वापस से करंट जो है वो वापस से यहां से चला जाएगा। राइट, तो इस तरीके की ये जो कॉइल है बेटा, इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं। इसी के बगल में एक कॉइल और लगाया जाता है इस तरीके का, और उस कॉइल से हम लोग यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, चाहे बल्ब हो, चाहे कोई
गैल्वेनोमीटर हो, ठीक है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन ये किया गया है कि जब पहले वाले कॉइल में हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन दूसरे वाले में भी करंट आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो इसी को बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, कि एक कॉइल में करंट फ्लो करवाएं और उसकी इफेक्ट से दूसरे वाले कॉइल में अपने आप करंट फ्लो होने लग जाए। देखो यहां करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी जोड़ा है, बट वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं जुड़ी है जिससे उसमें करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो इसी को तो म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन में हमेशा दो कॉइल होती है, ये जिसमें करंट फ्लो करा रहे हो इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें करंट अपने आप जनरेट हो रहा है उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं बेटा। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेना कहा जाता है। अब किसी भी म्यूचुअल इंडक्शन में समझो क्या होता है, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, अभी हम लोग पीछे फैराडे का लॉ पढ़ चुके हैं। फैराडे साहब ने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है सर, वो माइनस का डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, लेंज के लॉ को मिलाते हुए, राइट। और अगर बेटा हम यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्न्स कर दें इसी कॉइल में, क्योंकि अब यहाँ पे कई बार घुमाया गया है, एन नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे तो यही ईएमएफ जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा, यही ईएमएफ जो है वो एन टाइम्स हो जाएगा। देखो मैग्नेटिज्म में जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स करेंगे तो सारे फॉर्मूले में चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे करंट हो, चाहे ये हो, सब एन टाइम्स हो जाता है। तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहां पर साफ सीधी सी बात है, प्राइमरी वाला ये जो कॉइल है, प्राइमरी का जो ईएमएफ होता है दैट इज एन टाइम्स प्राइमरी हो जाएगा ना। प्राइमरी का ईएमएफ है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसका होगा बेटा, प्राइमरी का होगा, है ना। ईएमएफ अगर प्राइमरी का है तो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी डेल्टा फाइव ई अपॉन डेल्टा टी हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अगर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूं तो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी डेल्टा फाइव ई अपॉन डेल्टा टी होता है। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हम लोग मान के चल रहे हैं कि प्राइमरी वाले कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी वाले से पास हो रहा है, तो डेल्टा फाइव ई अपॉन डेल्टा टी को हम लोग सेम मान के चलते हैं कि मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, इससे जितने भी फ्लक्स निकलेगा वो सारा का सारा उससे पास हो रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, आइडियल मान के चल रहे हैं बेटा। अगर ये आइडियल है तो सीधी सीधी बात है, सेकेंडरी का जो ईएमएफ है बटे प्राइमरी का जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। माइनस माइनस भी कट गया, डेल्टा फाइव बी बाई डेल्टा टी ये भी कट गया, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला हमारे पास बचा। यानी कि क्या है, सेकेंडरी वाले कॉइल में जो ईएमएफ आ रहा है डिवाइडेड बाई प्राइमरी वाले का जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स का ये जो रेशियो है बेटा, इसी को टर्न्स रेशियो भी कहा जाता है, इसी को टर्न रेशियो भी कहा जाता है, या इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहा जाता है क्लास 12th में, राइट। तो दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। किताब में आपको ऐसा भी मिल सकता है E2 बाई E1 बराबर N2 बाई N1, ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग मान सकते हैं। तो फिलहाल ये देखो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्राइमरी जो होगा बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स देखो कम है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देंगे तो सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे, अगर ये बढ़ेगा तो ईएमएफ भी सेकेंडरी का बेटा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी में देखो कम नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी में देखो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, इसकी वजह से क्या होगा कि भैया ईएमएफ की वैल्यू सेकेंडरी में बढ़ जाएगी, यानी लो वोल्टेज दोगे इधर आउटपुट में आपको हाई वोल्टेज मिल जाएगा, इसी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो लिखा है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में, यानी कि टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं सिंस करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन दैट इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि इस बार प्राइमरी में जो करंट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। सर ये कैसे पता चला, देखो बेटा पावर जो होता है उसका फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है, ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाई करंट होता है। पावर जो है वो ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाई करंट होता है, और हम लोग यहां पर मान के चलते हैं कि भाई जो पावर है वो कांस्टेंट है, यानी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया यहाँ पर जितनी एनर्जी हम लोग इनपुट में दे रहे हैं बेटा उतनी ही एनर्जी यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आउटपुट में भी मिल रही है, यानी कि प्राइमरी वाले सर्किट में जो एनर्जी है वही एनर्जी सेकेंडरी में आना चाहिए, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर लेकर चल रहे हो तो P बराबर E इंटू आई होगा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो यहाँ पर करंट होगा बेटा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, यानी अगर तुमने कभी भी ईएमएफ को बढ़ाया है तो करंट हमेशा वहां कम होगा। यहाँ पर साफ सीधी बात है कि सेकेंडरी का जो ईएमएफ होता है सेकेंडरी का वो प्राइमरी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए सेकेंडरी का जो करंट होगा वो प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहां पर सीधी सी बात क्या हो गई कि भैया प्राइमरी का जो करंट है वो हमारे सेकेंडरी वाले करंट से ज्यादा हो जाता है।
राइट। फिर यहां पर इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा स्टेप डाउन में, यानी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी में कम होंगे, या ऐसे दिखा लो प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है। और अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया इसका टर्न रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम हो जाएगा, करंट जो है इस बार सेकेंडरी का ज्यादा हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, राइट। अब किसी भी ट्रांसफार्मर को अगर मैं आइडियल मान लूं, यानी कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर मैं ट्रांसफार्मर को आइडियल मान लूं बेटा, आइडियल ट्रांसफार्मर अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं, तो किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में देखो क्या होता है, यहां पर हम सीधे सीधे लिखेंगे सर जितना पावर इनपुट में हमने दिया है उतना ही पावर हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। यानी प्राइमरी वाले कॉइल में जितना आपने पावर दिया है, एनर्जी दिया है, उतना ही पावर या एनर्जी हमें सेकेंडरी में भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ई EMF of the primary into current of the primary that must be equal to EMF of the secondary into current of the secondary। तो इससे बेटा क्या मिलेगा, EMF of secondary upon EMF of primary is equal to current of primary upon current of secondary। बट हम सबको पता है कि ये जो रेशियो है वो टर्न्स रेशियो के भी बराबर है, यानी कि NS upon NP के भी बराबर है। तो बेटा एक हमारे पास रिलेशन आ जाता है कि EMF of secondary upon EMF of primary is equal to current of primary upon current of secondary is equal to number of turns of secondary upon number of turns in the primary। राइट, ये फॉर्मूला है जो ट्रांसफार्मर में बेटा यूज होता है, यही एकमात्र फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर में यूज होने वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जितना पावर हमने दिया प्राइमरी में उतना ही पावर हमें सेकेंडरी में मिलेगा। लेकिन फॉर रियल ट्रांसफार्मर अगर मैं बताऊं, फॉर रियल ट्रांसफार्मर, देखो रियल ट्रांसफार्मर की अगर बात करोगे तो ऑब्वियस है वहां कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस बेटा जरूर होगा। तो ऐसे में हमेशा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी निकाली जाती है। इफिशियंसी का मतलब होता है बेटा पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100 के बराबर, तब जाकर ये इफिशियंसी परसेंटेज में निकल कर आती है। पावर आउटपुट का मतलब होता है बेटा सेकेंडरी, यानी ESIS, और इनपुट का मतलब था EPIP होल मल्टीप्लाइड बाई 100 जब करोगे तब ये वैल्यू परसेंटेज पर आएगी, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द इफिशियंसी ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मर। राइट, ठीक है, ये है हमारा आज का सेशन। मैंने काफी डिटेल में आपको चीजें बताने की कोशिश किया है, इस वजह से क्योंकि बैच में अभी तक ये टॉपिक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने माइंड मैप में आपको काफी डिटेल में चीजें आज बताई हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग भी मतलब इस लेक्चर को अच्छे से आपने देखा है तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। बेटा खूब मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स चाहिए मुझे आपसे।